वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कई बार। एक होता है कि जैसे केस चल रहा है, डिस्कशन हो रही है, उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। एक है कि फाइनल ऑर्डर आ गया, वो नहीं मुझे क्लियर हुआ कि ऑर्डर आ गए या क्या है। और अगर ऑर्डर आ जाए तो फिर करा नहीं सकते केस भी किसी में हिम्मत नहीं है। हाँ वही तो ना, मैं वो 4-5 बार चेक कर चुका, मुझे भी ये था कि उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे टेस्ट रखो ना रखो क्या है। इंटीमेट तो करना चाहिए ना बच्चों को, इंटीमेट तो करना पड़ेगा, कुछ तो बताएं। पर वो सही हुआ सुप्रीम कोर्ट ने वो मना कर दिया। बट अपना इंडिया में ये प्रॉब्लम हो गई है कि प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब एक कोर्ट क्या कुछ कर लेगा, मतलब हर चीज अगर वहां जाएगी मतलब इट्स इम्पॉसिबल कि कुछ पता नहीं क्या सिस्टम। हाँ, और आप सोचो ना कि कोर्ट के पास तो हर टाइप का केस जाना है। बाकी तो हम कहते हैं कि हाँ जी अलग अलग ऑफिस है, पानी का है, बिजली का है, ये है वो है। उनके पास तो हर कोई जाएगा और हर सिटीजन भी जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी जाएगा। इतने केस कैसे हैंडल कर सकते हैं? हर लेवल पे ही पड़े हैं केसेस तो अपने बहुत केस हैं। और वो रही सी कसर क्या हुई थी, वो कोरोना में 2 साल और इकट्ठे हो गए। यस यस कुछ लोग हियरिंग्स तो हुई नहीं, जून तक पूरे इकट्ठे हो गए ना कितने देर तक। क्या कर रहे थे तुम? ईएमआई का बूस्टर। आई थिंक अगर 10 सुप्रीम कोर्ट में हो तो भी कम है अपने यहाँ। एक तो इसमें वो क्वेश्चन था ना, एक जो मैंने कहा था मैं आंसर देख के बताऊंगा आपको। हाँ वो मैं कल बताऊंगा आपको। अभी अभी पीछे वाले आंसर रिकॉर्डिंग वरना अगर हम मानते हैं कि ये करेगा तो वो टाइप का मार्क्स भी चाहिए। चलो मैं इसमें कहाँ थे हम? मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी बताओ। Look at D, we can get 2 points on loop which will be at same potential. अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दी है। जैसे इसमें ए पार्ट कैसे किया बच्चों? एसी ए और सी को उसका वेक्टर लिख दिया था, फिर उसको बस करके इस वेक्टर को उसका डॉट मान लेना, इसको मतलब सीधा लिख दिया और नेक्स्ट टाइम को ओरिजिन मान के को पॉइंट असाइन करके वेक्टर से एसी को एक सीधी रॉड मान सकते हैं जो 60 डिग्री पे है। यस वही मेरा क्वेश्चन है, क्या रॉड मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? पूरे वेक्टर से क्योंकि हम फाइनली उसको परपेंडिकुलर कर रहे हैं वेलोसिटी तो मान सकते हैं। ये देखो क्या है कि हम वैसे जो हम जिस कंडीशन पे लगाते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड केस होता है मोस्ट ऑफ द वहां पे तो क्या होता है कि v b और l तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं।
वहां तो हमें पता है कि लग जाता है कि वो इंटीग्रल ऐसा बन जाता है। क्या यहाँ पे आपको एकदम से पता है कि v और l मतलब ना तो l v के परपेंडिकुलर है ना v और b परपेंडिकुलर है। तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है बन जाता हो, बट अपफ्रंट नहीं हम एकदम कह पा रहे। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका तो स्टिल वही है कि v क्रॉस b डॉट dl, और dl को फिर क्या लिख दोगे आप? वही dxi क्या प्लस dy j क्या प्लस dz k का। पहले तो वैसे ही लिखो, क्या पता सीधा ही बन रहा हो, तो ऐਵੇਂ आप प्लेन के एलिमेंट्स वगैरह में एफर्ट करते जाओ, क्या पता जरूरत ही ना पड़ रही हो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो क्यों बना आप वो भी समझो ना बात, क्यों बन रहा है। देखो जैसे आप पहले तो v क्रॉस b करोगे, v क्रॉस b क्या बन गया, देखना क्या बन रहा है, v नॉट b i क्रॉस j 2k क्या माइनस -3j क्या बन रहा है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म बनी, डॉट ये क्या है dxi क्या प्लस dy j का। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ तो टर्म ही एक आएगी, -3 dy आ गई। तो मतलब वैसे तो ये समझ आ रहा है ना कि रॉड भी नहीं, आप सिर्फ परपेंडिकुलर भी ले लेते हैं तो भी काम चल जाता है। मेरा तो रॉड मान क्या है? नहीं वो तो आ ही जाएगा ना, उसमें थीटा ले लिया आपने, वो तो आप जब फाइनली करोगे तो जब आपने हाँ वो तो कटना ही है ना। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे कुछ वेरिएशन है, सेफ अप्रोच रखें, बाई चांस हमें ना एकदम समझ आए कि क्या हो रहा है। या एक बार एज एन एक्सरसाइज ट्राई करके देखो, आप वी और v को भी तीनों में ले लो, d को भी तीनों में ले लो, ds को भी तीनों में ले लो, है ना। तो उसको एक बार v क्रॉस b करके और फिर देखो कि कैसी टर्म्स बन रही है, उससे आपको 100% फिर क्लैरिटी बन जाएगी कि कहाँ पे कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते। अब आप मेरा वो पॉइंट समझ गए मैंने क्यों कहा था कि सर्कल के एलिमेंट्स सभी इक्वल है, क्योंकि जो बनेगा उसके हिसाब से देखेंगे ना क्या लेने की जरूरत है नहीं है, हम पहले ही एफर्ट लगा रहे हो कि एंगल लेके और ये सब करके। ये मतलब थोड़ा वैसा बनता है आईआईटी टाइप सिचुएशन की, देखने में एकदम कॉम्प्लेक्स है, बाद में सब कट आ गया। डी ऑप्शन we can get 2 points on the loop. ऐसे करो पर बी तो अलग है। एक मिनट सोच सकते हैं। फाइनली हमारा y क्या है, तो हम जो रॉड बनाएंगे वो y एक्सिस के पैरेलल बना सकते हैं अगर कुछ मान लिया। हाँ तो ये जो x एक्सिस के पैरेलल है ये तो बना नहीं सकते। नहीं ये रॉड है सब हम वो एक मानने वाले पॉइंट का वो तो ये कह रहा है कि मान लो जिस तरीके से हमने किया है अगर मैं उसी तरीके से b से c के बीच में अप्लाई करता तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना जाता, b टू c bc सेम y पे सेम y पे नहीं है b और b और c सेम y पे नहीं है वो ठीक है b और c सेम y पे नहीं है नहीं आई डोंट मीन से b मतलब आई मीन हॉरिजॉन्टल जो भी ये पॉइंट है b डैश। तो अगर मैं b डैश टू c सोचूं कि मैं इंटीग्रल b क्रॉस p डॉट dl कर रहा हूं तो जीरो आएगा। यस तुम किसी भी पॉइंट को पॉइंट लगा सकते हो। मतलब जब हमें ये प्रूव करके ये समझ आ ही गया कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है
तो दैट मींस कि अगर कोई दो पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम है is it? Yes. Any doubt? सोच लो एक बार. इन्होंने डी नहीं दिया वो आएगा. ऐसा तो सही आंसर है और मार्क्स के अच्छा क्लियर हो गया थॉट ना. आपने कैसे जस्टिफाई किया था पहले कि भाई नहीं आएंगे पॉइंट्स. मैंने तो रॉड वन किया था वैसे ना कि जैसे मैं दिख रहा है पैरेलल टू वाई माइनस हमने सी को सॉल्व करने के साथ ज्वाइन कर दिया. बट क्या है ना कि वही चीज अगर आप रॉड मान रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये मान लीजिए कि भी रॉड आपकी सी से बनाई होती है या सी डैश से बनाई होती है तो सेम बात ही होगी ना. ठीक है आएगा बच्चों ठीक. मतलब क्या कौन कौन से आंसर आ रहे हैं इसमें. ठीक है. तो ऑल्दो इट हैजंट बीन डन टिल नाउ बट यू नो अच्छा एक ऑप्शन बन रहा है. अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ना. v क्रॉस b डॉट dl इसमें क्या चेक किया जा सकता है आप सोचो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले तो कि भाई स्टूडेंट को सिर्फ ईडीएल फॉर्मूला याद है या उसको एक्चुअल फॉर्म याद है. दूसरी फॉर्म क्योंकि ये v क्रॉस b डॉट dl बन गया इसको शायद एसटीपी कहते हैं. वेक्टर्स आपके कोर्स में तो एसटीपी की कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर बहुत अच्छे वो बनाए जा सकते हैं ना क्वेश्चंस इस पॉइंट पे. हाँ फिर ड्रामे सिचुएशन बनाई जाए और वो डॉट प्रोडक्ट अपने आप को कुछ प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व हो जाए. आगे हाँ जी कौन सा पैसेज वन. तो इसमें तो आपको किसी इंस्टेंट पे लिखना पड़ेगा एंगल थीटा मान के. थीटा मान के नहीं जो इन्होंने 60 डिग्री दिया है और हम जो दोनों लाइंस में जैसे वो खींच रहे हैं उसको एक्सप्लोर. दो तरीके हैं मतलब अगर तो एक बिल्कुल बेसिक मेथड पे जाना है तो आप क्या एक्स क्या कह रहे थे. थीटा मान के डी थीटा बाय डी थीटा पे वो बता गया कि थीटा बाय डी निकालना पड़ेगा उसका लेंथ चेंज कर रहे हो थीटा चेंज कर रहा है. एक तो लेंथ चेंज हो रही है तो डी थीटा बाय dt निकालना मुश्किल हो रहा है आप ये कह रहे हो. नहीं बट कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से तो निकल ही आएगा ना. नहीं कर रहा सर जरूरत नहीं पड़ रही वो अलग बात है. हाँ नहीं कर रहा क्यों अगर पेरीमीटर आप सेव करोगे यस पेरीमीटर सेम फिर भी नहीं निकलेगा थीटा बाय क्योंकि साइड आप कह रहे हो कि अगर हमारे पास u है तो हम d थीटा बाय dt नहीं निकाल सकते. ऊपर वाले पॉइंट पे कर लिया उसका भी थीटा बढ़ रहा है उसमें कम हो रहा है अलग अलग आ रहे हैं. एक मिनट देखो इनिशियल ये तो हो ही नहीं सकता. मान लो ये सिचुएशन है ये थीटा है. एक सेकंड में लिखा है ये एल है आपका. ये जो लेंथ बनी वो क्या बनी 2l cos थीटा. इसका डेरिवेटिव क्या है 2u. समझा. ये जो बीच वाली लेंथ है ये क्या बनी 2l cos थीटा. इसका डेरिवेटिव क्या है 2l into जो भी बनेगा उसमें d थीटा की टर्म आएगी वो किसके इक्वल है 2u के इक्वल. हो जाएगा. बट
क्या एक बेटर फॉर्म ये नहीं हो सकती कि जैसे मान लो इस इंस्टेंट पे है फॉर्म, अच्छा नहीं, मैं बोल रहा था बीबीएल तो लग नहीं सकता क्योंकि तरफ एक एंड की वेलोसिटी रॉड, वैसा तो केस नहीं है ना कि रॉड ट्रांसलेट कर रही है, ये तो सॉर्ट ऑफ रोटेशन ऑफ रॉड कुछ मिक्सचर्स है, तो सिंपल है, कोई बात नहीं, एरिया लिखोगे इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये मतलब एक्चुअली पता है क्यों एकदम मेरे माइंड में आया, ये काइनेमेटिक्स की भी एक ऐसी प्रॉब्लम बनती है ना, यदि आपने क्यों है ना क्यों इस साइड टाइप हम करते थे कि अगर इस एंड को पुल कर रहे हो तो ऊपर वाला एंड कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है, हाँ तो वो चीज तो उसमें निकालते तो हैं हम। ये हो गया पैसेज 1 डन, 2 3 बी ऑप्शन आ गया, उसके बस एक नीचे एक स्मॉल आर आ जाएगा पूरा के साथ एक स्मॉल आर आ जाएगा। Two concentric circular loops of radius smaller and capital respectively. Both of us are free to rotate about their common diameter. Small m, capital M, masses हो गए। तो हमें कहा है कि इनिशियली परपेंडिकुलर पूछा है रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज एंड सब्सीक्वेंट मोशन, मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं नेक्स्ट चैनल का ऊपर हमने सिस्टम के ऊपर जो भी एक दूसरे के ऊपर लगाए होंगे, हमारे पास ऑप्शन से बड़ा क्लियर है इधर आता है मास स्क्वायर ऐसा बन रहा है तो आई की हम तो आनी है डिपेंड करता है मोमेंटम और सीधा सीधा उससे तरह initial angular momentum is 0, final also has to be 0 because there is no external torque. And what about 8th, maximum total kinetic energy of the system? Initial energy, when kinetic energy minus 0. Initial से तो final नहीं Initial भी 0 ही माननी पड़ेगी, लिखा ना ऐसे कि the coils are set free to rotate, तो आपने एक बार तो इन्हें रेस्ट पे छोड़ा। माइनस m डॉट b से हाँ नहीं मैं काइनेटिक एनर्जी कह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी तो पक्का ही 0 है, पोटेंशियल देख लेते हैं, पोटेंशियल कैसे देखोगे, माइनस m डॉट b से आप चेक कर लोगे बड़ी के कारण परपेंडिकुलरली में क्या है तो 0 है, और फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करनी है तो मैक्स पोटेंशियल एनर्जी जो होगी तब मैक्स क्योंकि नेगेटिव में है ना, हाँ के मैक्स मतलब पी मिन, तो आप मैक्स कह रहे हैं आप नेगेटिव में लिख सकते हैं, आया समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम माइंड में नहीं आता कि डाइपोल की एनर्जी यूज हो गई या एंगुलर मोमेंटम यूज हो गया, individually omega trans this case integral tau d theta से वर्क कर रहा है। अगर हम ऐसे सोचें कि किसी इंस्टेंट थीटा पे आपके पास दो अननोन है ओमेगा 1 ओमेगा 2,
किसी को भी लगा ना एक कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन दी होनी चाहिए थी, बताओ क्या इस क्वेश्चन में। हिसाब से हमने सॉल्व किया है, हमें एक फंक्शन है मतलब एक्सेस है ऐसी कुछ की एक्सेस के अराउंड 6 9 और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन इंडक्टेंस, वो रोल बहुत जरूरी है कि आपको उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस को निग्लेक्ट करना है। क्या फर्क पड़ेगा उससे करंट चेंज होगा है ना, मतलब अगर करंट चेंज हो रहा है तो एनर्जी का तो आप कर ही नहीं सकते, फिर तो एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा ना करंट को कांस्टेंट रखने के लिए। लिख लो कि नेग्लेक्ट इंडक्टेंस। हो गया बच्चों, आगे। इसके 12 में ई की जगह कुछ और आएगा। ये तो आ ही नहीं सकता। So mu naught e constant मान लेते हैं by 2 by L into I naught upon T naught। यस, ई की जगह आ रहा है। Yes, e की जगह। अच्छा ई, अगर EMF कर दो हाँ मे बी EMF is एक्चुअली वो ऐसा लग रहा है ना ऊपर वाले पार्ट में भी ई आ रहा है तो Yes, एकदम लगता है यही वाला ही है। तो कैपिटल ई को इसका कैपिटल ही कर दो एटलीस्ट। हाँ जी, फिर इसके फर्स्ट में सर अगर जो जैसे नॉर्मल कोई भी रॉड जा रही है उसमें हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पर हम ये तो नहीं कहते कि मतलब हर पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। वो तो मतलब चार्ज यहाँ पे कम्युलेट हो यहाँ पे कम्युलेट हो। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला है v क्रॉस b माइनस v क्रॉस b। यस तो आप उससे जज करोगे आप तो सीधा। so जैसे रनिंग का कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ऑयल जैसे हम पढ़ते हैं कि चार्जेस सेट स्टेट में आगे तो चार्जेस का मोशन जीरो है तो एक बार वो सेट स्टेट पहुंच गई फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है अंदर। नहीं जो मैं नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे चार्जेस कुछ यहाँ पे कम्युलेट तो उसके हर पॉइंट पे रोड पे सेम ही आएगा, वो हम कह सकते हैं। आप कह सकते हो हम क्योंकि वो वही माइनस v क्रॉस b यूज करेंगे, रॉड के हर पॉइंट का v सेम है b सेम है। आप ऐसे सोचो ना हर पॉइंट पे जो चार्ज है उसके इक्विलिब्रियम के लिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो हर पॉइंट मतलब नेट फोर्स जीरो मैग्नेटिक फोर्स हर पॉइंट पे वो लगी रही है ना प्लस। आगे सी का या आर सी का कौन सा पार्ट आ रहा है? किया कैसे आपने सी पार्ट? पी के फ्रेम में जा सकते हैं तो ऐसा कि वो रोटेटिंग नॉर्मल ट्रांसलेशनल भी उसका जस्टिस तो कुछ नहीं मानना था एक्सेलरेशन भी कमाने को ठीक है सर ट्रांसलेट भी ज़्यादा उसके बना लेगा।
ट्रांसलेटिंग रॉड पे एक ईएमएफ जनरेट करते हैं, रोटेटिंग रॉड पे ईएमएफ जनरेट करते हैं, यहाँ पे दोनों एज सो ये रोलिंग टाइप होता है, उसमें भी ट्रांसलेशन होती है, तीन ओमेगा ये मोशन तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन ही है, दोनों ही है। इस तरह पी के फ्रेम में सिर्फ रोटेशन अगर आप पी के फ्रेम में चले गए फिर तो पी रेस्ट पे आ गया और बस उसके अबाउट और रोटेट कर रही है ना, फिर तो अलग से अब ट्रांसलेशन नहीं लिखना ना, फिर तो रोटेटिंग रॉड ही रहेगी। सर अगर हम सेंटर ऑफ मास के बारे में चल रहे तो भी तो रोटेटिंग ही रहेगी सर, लेकिन सेंटर ऑफ मास को भी मूव कर नहीं ऊपर वो से एक्सेलरेशन आई नहीं तो मूव रॉड पे बीच से जा रही है, उसके भी मतलब कि फ्रेम में चले गए तो रोटेट नहीं करती फिर ये बस कैसे मतलब क्या फ्रेम करोगे, फ्रेम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और बेटर हम इसकी एक्सप्लेनेशन सोच लेते हैं, एक मिनट। तो आपको तो ठीक है ना, फ्रेम चेंज कर लो, रेस्ट पे आ गया, फिर तो उस अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आया। आप सिंपली फ्रेम चेंज तो नहीं कर सकते, हम मैकेनिक्स नहीं अप्लाई करेगा। तो आप सर मतलब हमने देखा कि फैक्ट खत्म कर दिया हमने, वेलोसिटी का। देखो मतलब एक तो वो बेसिक मेथड तो है ही है कि हम इंटीग्रल v क्रॉस v डॉट dl कर दें कि आप हर पॉइंट की वेलोसिटी लिख दो, उस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है तो मतलब आप फ्रेम में जाओगे, समझो बात को, आप p के फ्रेम में जाओ लेकिन वेलोसिटी लिखने के लिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू p प्लस वेलोसिटी ऑफ p, उससे वेलोसिटी आ गई, फिर उसका इंटीग्रल वो कर सकते हो VBL, सुपरपोजिशन से भी कर सकते हो, उससे नहीं आ रहा, सुपरपोजिशन से ठीक है। सुपरपोजिशन नहीं करें, सुपरपोजिशन के अपने पंगे होते हैं ना, कई जगह अप्लाई कर सकते हो कहीं नहीं कर सकते, एक प्रॉपर थ्योरम होती है जिससे आपको पता चलता है कि कहाँ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं कहाँ नहीं लगा सकते, तो जहाँ वी आर नॉट श्योर हम लगा लेंगे सुपरपोजिशन। तो वो उस ओपन बड़ी रॉड माइनस छोटी रॉड कर सकते हो, हाँ वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। हाँ वो तो बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बचो। सेकंड का बी ऑप्शन सिर्फ नहीं एस ऑप्शन बी में 3 VBL by 2 variables इस लिमिट एक्सपेंशन and 53 VBL by 2 it's इधर VBL 3 VBL by 2 ये समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। सी का आंसर 3 VBL by 2 होना चाहिए, ये वो उस पर तो सो इन्होंने क्या पी दिया हुआ ये कह रहे हो। यस इन मतलब उससे दोनों से सेम है। हाँ और वो 3 VBL by 2, तो सी का आंसर क्या बनेगा। 3 VBL नहीं मतलब कौन कौन सी ऑप्शंस बन गई, सिर्फ पी को चेंज करना पड़ेगा, पी को चेंज करना पड़ेगा, अच्छा और कहीं नहीं आ रहा ये आंसर 3 VBL by 2, VBL by 2 आ रहा है, बाकी में जो पी आ रहा है वो तो VBL by 2 नहीं इसमें फिर तो आंसर चेंज हो जाएगा ना। तभी तो मैं कह रहा था सी का मुझे बता दो ना कि सी के करस्पॉन्डिंग अब पी नहीं आएगा, तो फिर कौन कौन सी बची ऑप्शंस।
सिर्फ आर तो सिर्फ किसी के फ्रेम में जाना वाइड अगर फॉर अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिजल्ट, तो हर जगह ही है ना। आप सोचो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, अब आपको कि मैं किसी फ्रेम में चला गया तो वेलोसिटी तो खत्म कर दी मैंने, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? जैसे आप वो लॉरेंस फोर्स का आपने कुछ बनाया था, वही एग्जांपल ही दे रहा हूँ ना मैं, कि आप सिर्फ मतलब कोई 11th या 12th का रिजल्ट अप्लाई करने के लिए सिर्फ फ्रेम चेंज नहीं कर सकते आप। मैकेनिक्स पे करते हैं हम फ्रेम चेंज, हमें पता है, क्योंकि मैकेनिक्स में वेरी क्लियर कि फ्रेम चेंज करके कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, कौन सी डिफरेंट रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जिससे हम फ्रेम चेंज करके दोनों को कंजर्व होता है हमारे लेवल पे नहीं होता, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी आगे। क्वेश्चन 2 का ऐसा सेकंड मैट्रिक्स मैच में जो बी ऑप्शन है उसमें इसका आंसर एस आया, मतलब उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों के अक्रॉस टोटल 0 बन जाएगा। तो ऐसा आना चाहिए, मतलब ठीक है। मतलब तो अध्ययन दिया कि नहीं दिया? दिया हाँ ठीक है। बताना कैसे आंसर है इसका। व्हाट इज आई करंट? देखो वो तो आप सी, जब डी आई बाई डी टी 0 है तो मतलब इंडक्टर का रोल नहीं है, तो आप उस इंस्टेंट पे किरचॉफ लिख दो, कोई चार्ज क्यू फ्लो करवा के, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आना पड़ेगा ना, सॉल्व भी नहीं करना कुछ। एनर्जी वाले से हाँ एनर्जी से कैसे कहोगे? हाफ एल स्क्वायर प्लस q1 स्क्वायर बाय 2c1 प्लस q2 स्क्वायर बाय 2c2 और हमें पता है कि करंट dq1 by dt इक्वल्स टू dq2 by dt आएगा और हमें इनिशियल चार्ज पता है, तो इसमें q1 और q2 की रिलेशन निकाल लेंगे। ये तो सीधा आप जो मैंने बोला समझ गए, उससे किरचॉफ लिखा, उसमें और कोई टर्म ही नहीं है, उसमें तो सीधा ही है ना कि C1 C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। आगे डन। क्या करना है अगला? तो विदुषी खोलो अपना सामान, बहुत देर वेट कराया तुम्हें। क्लास वाला भी इंडक्टेंस वाला क्वेश्चन, क्लास वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला वो जो था मैं कल बताऊंगा। दो हो गए ना मेरे बताने वाले? तीन दो तो पहले दिए थे आपने इंडक्टर वाले के लिए इसका, दो तो पहले दिए थे, एक इंडक्टर वाला था एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, एक फिर पहले क्वेश्चन दिया था म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। इंडक्टर वाला कौन सा? आपने दो पहले दिए थे करके क्वेश्चन, दो लाइन बीच में, एक तो ये था 2 लाइंस बीच में सर्कल, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक शेल है 3 की बार उसके अंदर अच्छा वो तो उसका आंसर भी मैंने शायद बता दिया था, किसी को पता नहीं किसने पूछा था मुझसे, तो आपको बताया था आंसर, तो हो गया था ना। नहीं मैं उसकी बात कर रहा था, अभी बूस्टर में एक आधा क्वेश्चन था ना जो मैंने कहा था आंसर चेक करके बताऊंगा आपको, एक ही है ना वो? ठीक है। आप जी का पहले 10th का जी का 10th का होगा। चलो what should be the value of d so that image is formed on the object itself? एक तो वैसे ही आ रहा सीधे, अगर जब फोकस उसका बिल्कुल नहीं होगा तो बिल्कुल वापस आ जाएगा। दूसरा बनेगा तो ट्राई करना कि दूसरे मैंने मान लिया क्या पूरा सॉल्व करो? पहले तो सिर्फ 30 तो सीधे आ जाएगा कि अगर ये पॉइंट पे कर गया उसके मिरर पे तो बिल्कुल वापस आ जाएगा, तो 30 मतलब अगर 30 उसका बन रहा है कन्वर्ट कर रहा है इमेज 30 बन रही है और डी भी 30 है तो वहीं से वापस आ जाएगी बिल्कुल लाइट जैसे गई थी।
देखो आंसर तो दो ही आएंगे तो मुझे लग रहा है। देखो एक तो सीधा ही है कि अगर इमेज जो है वो आपकी ये मिरर के पोल पे बन जाए, यस आएगा एक केस वो। ये थोड़ा सा दूसरा केस अगर आप ये मानते हो कि जो लेंस से पास होने के बाद जो रेज हैं अगर वो बच्चों मिरर के एक बार से बनाना सर कि मतलब ये कैसे करते हैं। मतलब along the normal हिट करें, मतलब जो इमेज है सी पे बन रही हो ओह यस तो भी तो ये रेज सीधा वापस आ गया। रिट्रेस ही करेंगी। यस सर एक बार इक्वेशन इसके लिख के बताओ। हम्म? एक बार इक्वेशन कैसे बनाओगे फिर आपने क्या करना वो भी इक्वेशन से तो चलो जैसे आपने पहले लेंस के लिए इमेज निकाल दी वो कहाँ बनी, +30 पे बन रही होगी इमेज, है ना? ठीक है तो हमें नहीं पता कि 30 मिरर के लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, कुछ भी एक केस मान लो, इट शुड नॉट मैटर। आप 1 मिनट के लिए ये मान लो कि 30 वाला कर ही लिया तो मान लेते हैं राइट आएगी उसके, तो एक तो 30 वाला हो ही गया, दूसरा मान लेते हैं। हाँ मतलब अगर हम अपने आप ही दोनों आने चाहिए मेरे ख्याल कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि चलो जो 30 है वो मिरर के राइट पे आ रहा है तो उसे साइन करने तो सेम ही बन जाएगा। हाँ? ये सर साइन करेंगे तो फाइनल सेम हो तो अब आप मिरर से टकरा के रेस वापस आ रही हैं तो अब मतलब नहीं सॉरी पहले तो मिरर के लिए लगाएंगे ना इक्वेशन। तो मिरर के लिए मान लो मैंने ये अज्यूम किया था कि अंदर जा रही है रेस तो मतलब मिरर के लिए u पॉजिटिव हो गया Yes. इस तरह से Yes. क्या पुट करोगे u को 30 माइनस d Yes. Yes. ठीक है f हो गया उससे b निकल आएगा मिरर का। Yes. तो आप उसको एक तरह से पॉजिटिव मानो जो मिरर का भी आ गया तो वो मतलब आप मान रहे हो कि राइट को आ गया। अब रेज लेंस पे जा रही तो लेंस के लिए आप u क्या पुट करोगे माइनस ऑफ d प्लस v Yes. इसमें थॉट रिफ्लेक्शन लगाएंगे माइनस d प्लस v लगाओगे और v क्या पुट करोगे लेंस के लिए +15। तो इसको सॉल्व करके d प्लस मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें क्वाड्रेटिक बनती होगी आई बिलीव। Yes. तो क्या दोनों आंसर ही इससे आ जाते हैं सीधा मतलब हाँ क्योंकि लॉजिकली मुझे लग रहा था ना कि या तो आपने फिजिक्स से किए दोनों, मैथमेटिकली तो आप यही कंडीशन लगाओगे ना, आप दो केसेस थोड़ी बनाओगे Yes, तो मैथ्स शुड गिव आंसर्स टू बोथ द केसेस अपने आप। बट ऑब्वियसली ये एक तरीका नहीं है अच्छा मैथ्स वाला, लंबा है बहुत। Yes. फिजिक्स में तो आपको कहाँ आपको सिर्फ एक लेंस पे लगानी पड़ रही है इक्वेशन, कहाँ आप 3 इक्वेशंस लगा रहे हो, लेंस मिरर फिर लेंस, उसके बाद भी क्वाड्रेटिक बना रहे हो, वो तो बहुत लंबा हो गया ना। इतने में तो गलती हो ही जाती है जब इतने वेरिएबल्स के साथ आगे करोगे। सब्जी का 10th एक ना मैंने देखा है रे ऑप्टिक्स में गलती नहीं मिलती Yes. बहुत मुश्किल होता है सर्कल बहुत रे ऑप्टिक्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव तो मैं तो जनरली ये करता हूँ कि जैसे रे ऑप्टिक्स का आंसर ना है ना मैं तो फिर पूरा दोबारा करता हूँ क्योंकि हम उसी को देखते रहते हैं, वो एक जैसा सही लग रहा होता है, कभी पता चलता है कि क्या। हाँ चलो ये जी से स्टार्ट करें ना, जी से करना था ना हमें। करना तो इसके 10th के बाद है। अच्छा चलो हाँ जी से तो जी का 10th करो। Yes. डायमीटर ऑफ बीम एट बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ इसमें क्या करना है बच्चों, सी जो हेमिस्फीयर की टॉप सरफेस है वहां पे क्या करोगे, हाँ तो आप क्या मान सकते हो वहां पे, जो ये वाला जो एरिया है क्या करोगे यहाँ पे, लेंस
रेडियस पर which दिया हुआ फोकस निकाल सकते हैं। स्नेल्स लॉ लगा दोगे ना यहाँ पे? हाँ वही, स्नेल्स लॉ लगा के आपको पता चल गया कि वो रे किधर जा रही है, ठीक है फिर तो हो गया। और उससे आपको पता चल गया कि वो भी किधर जा रही है। मैंने तो ऐसे किया है, कन्वर्जन लेंस मान के उसकी फोकल लेंथ निकाल दी, जो भी ये डायमीटर दिया हुआ है फोकल लेंथ पे जाके जीरो ही होगा, लीनियरली कम होएगा, फिर उससे जो बैटरी से कर दी नहीं क्या कन्वर्जिंग लेंस कैसे? ये r इसका पता है, mu इसका पता है, 1/f = mu - 1 आपने कहा कि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो फाइनली तो जीरो होना है। फाइनली f पे जाके जीरो होएगा क्योंकि r भी इंफिनिटी से भी है। नहीं बट उसमें गड़बड़ है ना, ये तो थिक लेंस है। आपने क्या उसका f कैसे निकाला? 1/f = mu - 1 वो तो थिन लेंस का होता है। आप तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोल रहे हो ना, वो तो थिन लेंस का होता है ना, इसके ऊपर तो आपको लगा ही नहीं सकते। By chance। इसको लेंस तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते, मे भी वैल्यूज ऐसी थी या कुछ था, नहीं आएगा आंसर। दूसरा तरीका ये था कि अगर आपने स्नेल्स लॉ भी नहीं लगाना तो आप ये जहाँ मैंने रेड की है वहाँ पे आप वो लगा दो, मतलब सिंपल इमेज वाला जो फॉर्मूला है u2/v-v1/u = r, u को -इन्फिनिटी पुट करोगे, फिर मैग्निफिकेशन hi/ho, मतलब u जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका, सॉरी u तो इन्फिनिटी हो गया, उसका ho क्या होगा, d/2 हो जाएगा ना। तो जो इमेज बनेगी वो आपको उससे आप hi निकाल सकते हो, आपको इमेज का v पता है और आपको इमेज का hi पता है, वो जहां भी आता है उसके ऊपर वो चीज लग जाएगी लीनियर वेरिएशन वाली। मान लो मुझे पता है कि ये यहाँ जाके इतना हो गया, फिर इस पे सिमिलर ट्रायंगल्स लगा के मैं ये निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे लेंथ कितनी बची। डिस्टेंस सेम, हाँ हाँ इसमें तो दूसरे के कौन से सरफेस पे पहले रुक गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब बाई चांस सिचुएशन के हिसाब से बन गया वैसा। हाँ आगे नहीं सर आप आ रहा होगा। एच करते हैं ठीक है। यस किसका कर दे बच्चों? एच करते हैं। पावर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम सो फॉर्म दिस। तो आपको तो इसको पूरा बेसिक से सॉल्व करना कि मतलब दो लेंस रखे हैं, उनकी फोकल लेंस है, उनके बीच में डिस्टेंस है, बीम इंफिनिटी से मानो, निकालो कि वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है। इसका एक फॉर्मूला होता है वो जैसे, बट क्या फॉर्मूला? मतलब जब डिस्टेंस होता है ना तो एक ये फॉर्मूला होता है कि
E is equal to P1 plus P2 minus E. ये होता है। ऐसे नहीं यूज करना लेकिन ड्राइव करके दिखाओ। अदरवाइज बेसिक मेथड आप वो तो कर ही सकते हैं ना, पावर का क्या तो ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए ड्राइव करो पहले फिर बताऊंगा मैं करना चाहिए। ये सीधा ड्राइव नहीं होता। 10th में हाँ सर वही करेगा यहाँ स्टूडेंट इसमें एक पंगा होता है, मुझे लग रहा है शायद ये जो फॉर्मूला लगाते हैं ना उसमें क्या होता है, मैं कुछ समझा देता हूँ क्या इशू आता है। जैसे जब आप कहते हैं ना कि ये है अरेंजमेंट, अगर हम बेसिक मेथड से कर रहे हैं कोई चक्कर नहीं है, आप ये तो निकाल लोगे कि फाइनली इमेज कहाँ बन रही है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट के लिए मान लो कि ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। प्रॉब्लम ये आती है कि अब आप फोकल लेंथ कहाँ से लोगे, डिस्टेंस कहाँ से लोगे, वो इशू आ रहा है, ठीक है ना। मतलब पहले से लो, दूसरे से लो, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट से लो, तो वो ही दिक्कत आ रही होगी। वो फॉर्मूला लगा के वो दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि मैंने आंसर शायद उसी हिसाब से ही निकाला होगा। तो इसलिए मैंने कहा डिराइव करके देखो कि उन्होंने क्या कंडीशन लगाई। जब आप डिराइव करोगे ना तो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, तो एक बार देखना कि वो कौन सा पॉइंट ले रहे हैं इफेक्टिव, ठीक है। वो सारा खेल इफेक्टिव पॉइंट का ही है जिससे वो फॉर्मूला बने। आगे बचो। 21 यस हमने लेंस साफ कर दिया तो रेज आ जाएगी, उनका एम्पलीट्यूड आता होगा तो इंटेंसिटी 1/4 होनी में जब इंटेंसिटी आई सेंट्रल पार्ट इतना उन्होंने कहा है कि ब्लॉक किया। सबसे पहले तो फोकल लेंथ को कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या इमेज की पोजीशन को कोई फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी उसको पड़ेगा। कैसे, या आप ये निकाल सकते हो कि एरिया से सिंपली कि कितने पोर्शन ऑफ लाइट ब्लॉक कर दी। क्या ये वाला हाफ कर दिया हमने तो हाफ ही करेगा d/2 ब्लॉक किया ना, एरिया से सोचो। मतलब जो मतलब 1/4 एरिया ब्लॉक हुआ है, 3/4 एरिया की लाइट तो जा रही है ना, πd²/4 ब्लॉक हुआ है। ऐसे सोचो, ऐसे है ना लेंस, ये वाला पार्ट ब्लॉक कर दिया, बाकी से तो लाइट जा रही है। तो कितनी एनर्जी जा रही है, 3/4 जा रही है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, 3/4 होगी। आगे 15 तो सेम है ना। हाँ उससे जैसे वैसे आज बात की है वैसे करो। Twelfth question: convex lens from the real image of an object placed at distance u from the lens or distance v from it. The focal length f of the lens is. नहीं u v तो डिस्टेंसेस लिखा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर हम इसमें कोई भी केस सोचें,
वो सजेशन पैरेलल रेजिस्टेंस में कहते हैं कि 1 by r 1 by r plus 1 by r2 होता है तो r r और r2 दोनों से छोटा है सिमिलरली यहाँ पर तो साइन के साथ बोलता है अगर नेगेटिव होंगे तो f नहीं, दोनों से तो- बड़ा आ जाएगा नहीं, अगर तो पॉजिटिव constant है। होंगे तीनों तो मान तो लेते पीछे का हाँ वही तो है साइन का साइन लगेगा बीच में ना तो क्योंकि हम तो बनेगा। डिस्टेंस मान रहे हैं u को पर फॉर्मूले में हमने कोऑर्डिनेट करना है। नहीं वो तो ठीक है, फॉर्मूला में तो कोऑर्डिनेट ही डालना है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो अपना आंसर है वो तो डिस्टेंसेस की टर्म्स में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड्स की टर्म्स में। तो वही वो उस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बन जाते हैं। ठीक है, आगे 26 में देखो बच्चों क्या है, एफ तो निकल गया होगा आपका। अब बचा जो एरर है, उसके लिए आपको क्या है कि ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ में मार्किंग दी हुई है, सब देख के फॉर्मूला लगाया वो उसको डिफरेंशिएट करके उससे आंसर 0.0 बन गया। उससे आंसर ने 0.1 ही दे दिया सीधा। तो लीस्ट काउंट वाला 0.1 है और फिर उससे सीधा अगर देखें 1 सेंटीमीटर का 0.1 ले हाँ तो फॉर्मूला लगा के पूरा 0.0 फिर बन गया। यस v हमारा डिक्रीजिंग आप कह रहे हो कि 0.05 आ रहा है यस और इन्होंने क्या दिया, 0.1 ही आपने दोनों टर्म्स ऐड किए, यस यस डेल्टा यू मतलब वो बनेगा ना डेल्टा एफ वन बाय, डेल्टा एफ बाय स्क्वायर उसमें मतलब डेल्टा यू बाय यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाय एफ स्क्वायर। तो सबका डेल्टा एफ जो है वो आप कह रहे हो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अगर जब डेल्टा में ले सीधा लेंगे क्या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या कर रहे हो, ये कह रहे कि डेल्टा v माइनस डेल्टा u आएगा ऊपर टर्म नीचे v इसके v भी हमारा उसके डिक्रीजिंग v इसके भी उसके पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग है एक नेगेटिव का साइन रहेगा फॉर्मूले के हिसाब से 1 by v माइनस 1 by u होता है एरर में तो मॉड ही है ना, ये उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता तो उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। परफेक्ट तो निकालना है तो नहीं मैं चाहिए तो नहीं सही ये बनेगा सीधा ये 50/100 is it? एरर्स को हाँ पॉइंट वन, हाँ ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, स्टिल मैं सेकंड तो मुझे थोड़ा ये डाउट हो रहा है करेक्शन पे नहीं हो रही इसमें।
So इससे नीचे चलो ठीक है बच्चों, आगे 27th। yes देखो जो इसमें बस आपने ये चीज सोचनी है कि आप ना इस तरह से इमेज बनाओ। अब इसके जैसे क्वेश्चन पहले भी किया हुआ था, यूवी करके भी कर लेते हैं। मतलब सन की आप रे नॉर्मल से ऐसे पास करो। अब ये एंगल थीटा तो सेम है और आपको पता है कि ये डिस्टेंस एफ है, तो ये पहले भी किया था ना मैं इसमें सर। वैसे कर सकते हैं r by f is equal to 1.22 gram by 2. नहीं वो नहीं तो अलग चीज है डिस्कशन। सन की रेडियस ऑफ द थ्री तो सीधा ना वो है ही नहीं आईटी के सिलेबस में डिस्कशन। रिजॉल्विंग पावर वाला जो आप कह रहे हो ये नहीं है, ये सिंपल रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो आर इज प्रोपोर्शनल, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर, एंगल थीटा तो कांस्टेंट ही है। आगे बच्चों I का first question the second part this part in terms of x है ना हाँ मतलब सर वो इन्होंने से पहले पार्ट का आंसर r minus h पर भी होना चाहिए। सर h को मतलब काइंड ऑफ बहुत छोटा वाला सीधे मतलब सेम डिस्टेंस मान लिया इन्होंने बिना h के दे दिया नहीं मतलब लिखा ही होगा इन टर्म्स ऑफ एच, तो हाँ दोनों चीजें पड़ती हैं तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ता है हर सरफेस पे डिफरेंट लेके हर सरफेस में डिस्टेंस डिफरेंट लेना पड़ेगा यहाँ तो सीधे ही करके ऐसे लेंस कर मेरे पास नहीं यहाँ पर ही आप वो कर सकते हो ना, यहाँ भी पूरा सॉल्व तो करना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट सरफेस पे ही लगाना है। मिरर पे रेज अलोंग नॉर्मल कर दो, तो मिरर को क्या लगना चाहिए कि जो रेज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, सेंटर से। आपने तो सिर्फ फर्स्ट सर्विस पे लगाना है वो अपना रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला u2 by v minus u1 by u is equal to 0, जिसमें आपका u मतलब v क्या पुट करना है आपने, फाइनली r प्लस पुट कर देंगे मतलब आपका जो v है तो होगा तो इस सरफेस से जो v है वो तो माइनस ऑफ r माइनस h हो गया ना। इसको डिफरेंस आप यस इस सरफेस पे लगा रहे हो ना, तो इस सरफेस को से v क्या आना चाहिए था, इस सरफेस के हिसाब से इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, सेंटर पे, तो जो मिरर का सेंटर था तो इस सरफेस से तो उसका डिस्टेंस r माइनस h ही हुआ ना। तो v को बस वो डालो, किसी को वन स्टेप आंसर है। सीधे मिरर के उस पे चले जाओ फ्रेम या जो भी है उसको पानी का वन मान उससे कवर करके मान फिर सीधे लगाओ। फाइनली तो एक स्टेप करना है आपने, जैसे मर्जी लगा दो वो स्टेप कि मतलब अदर वे वाज कि यहाँ पानी है उसको आपने एयर मान लिया, ऊपर वाले को 1 by में मान लिया, बट अवॉइड कई बारी मतलब पता नहीं चलता कुछ मिस नहीं होता। आप समझ गए मेरा तरीका, इस सरफेस पे लगा दो वो फॉर्मूला। सारी क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्ट या वो अगर नॉर्मल मेथड से करने लगो तो बहुत लंबा हो जाता है, बस ऐसी ट्रिक लगा दो बहुत आसान होगा। 3-4 तो
को एक लेंस मान लिया और फिर 1/f उससे किया फिर नहीं, इसमें मैं कह रहा हूँ अगर वैसे सॉल्व करने लगते फिर तो बहुत लंबा हो जाता ना। आगे आई डन। जे फर्स्ट नंबर जी focal length plus 1 meter, cannot see beyond 1 meter if डाल के उसको नहीं, इसका मतलब ये है कि wearing glasses of focal length plus 1 meter cannot clearly see beyond 1 meter. क्योंकि अगर जैसे हम मान ली उसके बाद उसने हाँ ठीक है, कि आप तो मान लो कि उसने डाली हुई है। यस यही मैं दूसरे से करा तो उससे देख के आएगा सर सेकंड क्वेश्चन का याद रखना आंसर एक्चुअल है बट नहीं आएगा सब। 2.5 सेंटीमीटर मार्क तो पाई v जहां बन रहा है वो 2.5 सेंटीमीटर मार्क के मतलब जैसे तो ये 2.5 और ये 25/11 बड़ा क्लोज था ना। मैक्सिमम मुझे नहीं u 25 सेंटीमीटर मिनिमम फोकल लेंथ बता रही मतलब मैक्सिमम का लोचक पावर तो u हम 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर मानेंगे v 2.5 सेंटीमीटर आएगा बस उससे 25 नहीं तो मतलब इसके लिए इंफॉर्मेशन पता नहीं चाहिए ना कि v 2.5 वाली ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। नंबर पावर और मेरे को भी एकदम यही लगा मुझे भी पढ़ के लगा कि कितने लेंस लगाने नंबर तो देसी आगे के पार्ट अभी करना है सर कोई नहीं पूछ लो, कुछ खास नहीं होगा। लेंथ इंक्रीजेस इट्स मैग्नीफाइंग पावर। FO प्लस FE होता है ना, FO प्लस FE आप बढ़ा रहे हो लेकिन मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो क्या होती है, FO/FE होती है या FO/FE होती है। तो आप कुछ कह नहीं सकते ना कि आपने जो लेंथ बढ़ाई है वो कैसे बढ़ाई। जो दूसरा केस होता है उसमें क्या होता है, FO plus FE दूसरे तो FO plus BFE by FE plus D so length को increase करने के लिए यहाँ पे वो telescope भी रहेगा हाँ मतलब वो तो ट्यूबलेंस की कंडीशन तो वही रहेगी कि वो तो डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज ही रहेगा ना, ट्यूबलेंस का फॉर्मूला होता है। आप क्या कह रहे हो, उन्होंने क्या दिया आंसर? decreases
डी कर लो तो दोनों ही हो सकते हैं, नहीं इंक्रीज डिक्रीज, इसमें मतलब और कुछ तो होता नहीं है। जिसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना, इसमें आपको कहा है कि लेंस इज held at a distance d from I, image is formed at a least distance of distinct vision from the eye. हाँ, मतलब हम नॉर्मली तो हम ये मान लेते हैं ना कि आई की जो पोजीशन है वो लेंस पे ही है, मतलब हमें इमेज आई से लीस्ट डिस्टेंस पे बनानी है, तो लेंस से जो डिस्टेंस बचा, पहले तो हम यू को सीधा डी पुट कर देते थे, मतलब वी को पहले हम वी को डी पुट कर देते थे, अब आप वी को वो नंबर क्या डिस्कस जो डिस्टेंस है वो तो आई से था ना, बस सीधा डी माइनस डी पुट कर देना। क्या थर्ड का क्या? इसमें तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कुछ एक तो ये भी नहीं स्पेसिफाइड में के लीस्ट स्पेसिफिकली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पूछा या मैग्नीफाइंग पावर का आंसर नहीं होगा, पर दोनों में से नहीं, आपके लिए तो दो लेंस का सिस्टम है। नहीं आंसर आंसर मुझे 20 और 13.5 बना, वो किसके पहली बार ये समझ आ रहा है। अच्छा। और ऐसा कुछ बना है। सबको पता है कैसे सॉल्व करना है यस ना, बस वही करना है। आगे इससे फिफ्थ में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कर दी, पॉजिटिव नहीं, फाइनली तो इन्वर्टेड बनती है ना इमेज, ये मैग्निफिकेशन लिखा है, मैग्नीफाइंग पावर नहीं लिखा, फाइनली इमेज इन्वर्टेड होती है ना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। So sixth में सिर्फ second part का आंसर दिया। Sixth में पूछा क्या है सर एक बार? फोकल लेंथ दे दी, डिस्टेंस दे दिया, फाइनल इमेज बता दी कि आईपीस से जो है वो इंफिनिटी पे बन रही है, तो मतलब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। The distance in centimeter of the object and the image produced by the objective measured from the objective lens. तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उससे इमेज का डिस्टेंस So image का आंसर ये वाला objective ऑब्जेक्ट बन गया। नहीं दिया वो, ठीक है। अगेन आपको पता है वो दो स्टेप्स सीधा है ना। 7 का जब 80 नहीं बनेगा, 7 का मतलब जो सेकंड मैग्नीफाइंग पावर है हम्म, 80 नहीं बनेगा। शार्प फोकस का मीनिंग समझ लो। शार्प फोकस का क्या मतलब है? ये लिखा है कि bring an object placed at 9 mm from objective in sharp focus, D पे बन रही है इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे। ठीक है, इससे सेपरेशन आ गई और मैग्नीफाइंग पावर
और से कैसे निकालेंगे इस केस में? अच्छा एल निकाल के सीधा नहीं निकलेगी, सीधा वो फॉर्मूला से मतलब वो फॉर्मूला लगेगा आपका। वो तो हम दो एक्सट्रीम्स करते हैं ना कि नहीं, बट ये तो एक्सट्रीम ही हो गया। नहीं सर, इसमें वो में आधी जगह नहीं लग रहे थे, जहाँ भी पर भी F और FE दिए हुए और मैग्नीफाइंग पावर नहीं पूछी, पहले डिस्टेंसेस पूछे, उसमें कहीं भी नहीं लगा। नहीं वो तो नहीं लगेंगे बिल्कुल, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हमें कहा ही है कि हम डी पे बना रहे हैं, शार्प फोकस पे, तो फिर उसके इसमें तो आंसर वही बनेगा। उससे 84.5 हैं? टेंथ में ऑप्शन है ऊपर वाले एग्जैक्ट तो नहीं बन रही है। चेक कर लेते हैं, देखो एनसीईआरटी उन्होंने तो किया होगा आंसर। बताऊं, अभी बताऊं? चलो एक मिनट, इसमें और बताओ, कोई है बी पार्ट में? डन, फिर 3B क्या करना है? कर ली? कब करनी है डिस्कस 3B? बताओ बच्चों, 3B कब करोगे? सैटरडे संडे फ्री है आपका? हाँ फ्री है। तैयारी मत करना, अब तैयारी करनी सैटरडे टेस्ट है, अब अगर तैयारी करनी मंडे यार, फिजिक्स की तुम्हारी क्लासेस नहीं हो रही, टाइम ही टाइम है अब तो। बताओ कब रखनी है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे छुट्टी है। नेक्स्ट वीक आपकी 3 दिन छुट्टी है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बताओ फिर मैं उस दिन रखवाऊंगा क्लास, या तो ट्यूसडे होगा या सैटरडे होगा। ट्यूसडे कर लो फिर। ये वाले करेंगे भी प्लस वाले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो अगर अभी हम प्लस वन वाले करते हैं, प्लस वन वाले उसी बारे में रिवाइज करेंगे, फिर ये एंड में भी जाके दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। ये अभी करेंगे तो आप फिर जाके ये भी आपने कहाँ तक किया हुआ है? अभी ई मत पूरे आप ना इसका मैं मॉडर्न वाला दूंगा, वो करो। पेज में कुछ नहीं है, सिर्फ आईडी ऐसी है, ज़्यादा वेरिएशंस मत फिर ये भी अच्छी हाँ बहुत है। वेव ऑप्टिक्स में बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जो काम का चैप्टर है वो मॉडल है, वो करते हैं। रे का क्या होगा कि मैं ना आपको आगे जाके मतलब वो दूंगा एक शीट, मतलब जब हम रिवाइज करेंगे तो उसमें बूस्टर की सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं पहले से, बूस्टर और एक्सरसाइज लिख के अभी नहीं, जब अपना प्लान होगा तभी करेंगे। फिलहाल आप मॉडर्न का कर देना, वो मेरे ख्याल का भी होगा और ठीक है, वो मॉडर्न की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं वैसे ही लगता होता है आगे अब हम ना सी प्रॉब्लम इज हमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, हम उतना ढेर नहीं कर सकते क्वेश्चंस कि मैं आपको एक बूस्टर दे दूं उसमें 200 क्वेश्चन है, क्रिटिक करना चाहते हैं, हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है मैकेनिक्स की दे देंगे। हां वो पूरा वैसे लैब करके बैक तभी तो जाता ना, इससे फ्री होती होती एक सर वो वेव्स उससे बिल्कुल नहीं आ प्लस वन आ जाएगा सब आ जाएगा। वैसे ही लगता है थोड़ा सा भी उसका क्या लगे। ट्यूसडे को करते हैं प्रीवियस डिस्कशन, ये भी चेक कर लेना एनसीईआरटी से वाले क्वेश्चन का, मैं भी देख लूंगा। चलो फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़िए तो ये सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओ, कुछ एब्सोल्युटली और कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्टिव में जरूरत ही नहीं है ना।